हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप है मेरे साथ, सुप्रिया के साथ। और आज हमने ये जो वीडियो बनाया है, ये बेसिकली आरएएस की जो नोटिफिकेशन आई है 2021 की, जो अभी एग्जाम भी होने वाला है कुछ ही समय बाद, तो उस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जानने के लिए, कितने पेपर्स होते हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न है और सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेरीज आ रहे थे कि 2018 और 2021 का जो आरएएस का सिलेबस है, उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। यस, दैट इज राइट। कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपकी सिलेबस से एलिमिनेट कर दी गई है, तो वो भी तो पता होनी चाहिए भाई, क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ के जाए, है ना। तो वो सारी चीजें इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि आप ये देख सकते हैं, ये अभी रिसेंट नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुआ था। इनफैक्ट हम एट स्टडी आईक्यू भी यही कोशिश कर रहे थे कि हम नोटिफिकेशन कोई पुख्ता नोटिफिकेशन आए उसके बाद ही हम ये वीडियो बनाएं, क्योंकि आपको पता ही है कि बार बार नोटिफिकेशन आती जाती रहती है, तो हमारी धड़कनें जो है वो बढ़ती रहती है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्रेस नोट जैसा आप देख सकते हो, कोशिश की जाएगी आयोग के द्वारा कि इसी 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को एग्जाम करवाया जाए। इनमें से कोई एक डेट चूज करी जाएगी। तो हम आज क्या करेंगे, हम पहले एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका सिलेबस वगैरह क्या है और हमें आगे कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं, आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ही एक एग्जाम दिया है, अगर आप मेरे साथ स्टडी आईक्यू पे जुड़े हुए हैं तो आपने मुझे देखा भी होगा। मैंने लास्ट ईयर 2018 का एग्जाम क्लियर भी किया है। तो होपफुली मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने कुछ इंसाइट्स आपको दे पाऊँ और आपको उनसे कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है। तो यहाँ पे जिसको नहीं पता, तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं, तो प्लीज जाके भर देना। 2 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। तो अगर जिसने नहीं भरा है तो भी रिक्वेस्ट करियो कि भर दो, लास्ट मिनट तक वेट मत करो। आरपीएससी की वेबसाइट जो है वो काफी ज्यादा ब्रेकडाउन होती है, तो प्लीज बफर लेके चलना। ऐसा नहीं है कि 6 बजे तक का अगर टाइम दिया है भरने का फॉर्म तो हम 6:05 एकदम 5:30 पे जाके फॉर्म भरेंगे, नहीं। कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपनी चीजें भी भरनी है उसके अंदर, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो कोशिश करना कि 1 सितंबर तक नहीं, अगस्त में इस फॉर्म को भर दो, और वहां से आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आता है आरपीएससी से कि आपका फॉर्म जो है पूरा ड्यूली फिल्ड हो गया है, जब आप उसकी फीस भर दोगे उसके बाद। ठीक है। तो 2 सितंबर लास्ट डेट है, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके पहले फॉर्म भरना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं आरपीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक्चुअली आरपीएससी ने एक नया तरीका निकाला है एसएसओ करके। ठीक है। तो ये एसएसओ जो स्टेट सर्विसेज जो ऑफिसेज हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, ये एसएसओ एप्लीकेशन से आप अप्लाई करोगे फॉर आरपीएससी एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप खोलोगे, आपको अपना आईडी बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप देखोगे एक रिक्रूटमेंट पोर्टल करके आएगा, उसके अंदर आप देखोगे आरएएस की नोटिफिकेशन आएगी। जब उस पर क्लिक करोगे तो वो फॉर्म खुलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर एक बार फेमिलियर हो जाओगे तो वापस करने में आसानी रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा बफर लेके चलना। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कई बार कि मैम हमें अगर पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो हम कहाँ से देखें। तो ये मैं आपको प्रूफ के तौर पे बता रही हूँ कि आरपीएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2018 के जो अभी जिसका रिजल्ट आया है क्लियरली, तो उसके आप देखोगे कि चारों पेपर्स अपलोड हुए थे मेंस के, और ये वाला उसका प्रीलिम्स का पेपर था। तो देख लो, यहाँ पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी आरपीएससी ने खुद। तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जब भी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एग्जाम के एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के पेपर जरूर देखो। अब चूंकि आरपीएससी हुई 5 साल में एक बार है, तो आपका काम उल्टा और आसान है, क्योंकि आपके पास एक ही रेफरेंस पॉइंट है। तो आपको 2018 के पेपर्स देखने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 2018 के पेपर्स 2013 के पेपर से कैसे अलग थे, और कैसे आरपीएससी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पेपर्स डाउनलोड जरूर करें और उनको देखें कि कैसे कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में पेपर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। रही बात आरएएस एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया कि ये एक 3 स्टेज का एग्जाम होता है। ठीक है। इसमें शुरुआत होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से, बेसिकली जैसा हमारा यूपीएससी या आईएएस वाला जो एग्जाम होता है जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो बिल्कुल उसी ही पैटर्न पे आप देखोगे आरपीएससी भी बनाया गया है, लेकिन बस नंबर्स मार्किंग सब्जेक्ट्स में थोड़ा हेर फेर है। ठीक है। यूपीएससी में भी आप देखोगे पहली स्टेज में क्या होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। सेकंड में आपका मेंस होता है, और थर्ड में हम बोलते हैं जिसको इंटरव्यू। एक्चुअली वो इंटरव्यू नहीं है, वो पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है। तो वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वैसे ही आप देखोगे आरपीएससी या आरएएस का एग्जाम भी पहले आपका प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, सेकंड आपका मेंस एग्जाम्स होते हैं, और थर्ड आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब फर्क क्या है यूपीएससी और आरपीएससी में,
वो है एक तो सब्जेक्ट का फर्क कि यूपीएससी में स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। जैसे जो आरएएस में आपको राजस्थान स्पेसिफिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, वो आपको यूपीएससी लेवल में नहीं पढ़नी है। तो यूपीएससी में आपको इंडिया लेवल का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेंस की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में आपको पता होगा कि 9 पेपर्स होते हैं। यस, आई एम राइट। तो इसके अंदर 4 जीएस पेपर्स होते हैं, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेज के पेपर्स हो जाते हैं। फिर आप देखोगे इसके बाद आपके 2 ऑप्शनल्स के पेपर होते हैं और एक आपका एसए का होता है। तो ऐसे करके आप देखोगे ये पूरी कहानी बनती है 9 पेपर्स की, ठीक है। यू आरपीएससी की अगर मैं बात करूं या आरएएस एग्जाम जिसको आप बोलते हो, तो इसमें याद रखना मेंस में सिर्फ 4 ही पेपर्स होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर जिसमें इंग्लिश और जिसमें हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड है। तो इसमें हिंदी 120 नंबर का होता है और इंग्लिश 80 नंबर का होता है। यूपीएससी में जो मेंस के पेपर्स होते हैं, हर एक मेंस के पेपर का वेटेज 250 अंक होता है। आरएएस में हर एक मेंस के पेपर का वेटेज जो होता है वो 200 अंक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल आपका कितना रहेगा, 200 इंटू 4 800, और यहाँ पे आपका टोटल कितना रहेगा, 250 इंटू 7, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश ये लैंग्वेज पेपर्स होते हैं ये काउंट नहीं किए जाते हैं फाइनल मार्किंग में, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे आपका टोटल जो होता है वो भी इनमें बदलता है, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यूपीएससी में आउट ऑफ 275 है और यहाँ पे आप देखोगे आउट ऑफ 100 रहता है, ओके। तो ऐसे करके आपका यूपीएससी और आरपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिलेबस का भी, मार्किंग पैटर्न का भी, लेकिन जो स्टेजेस है एग्जाम की वो सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी पे फोकस नहीं करेंगे, अब हम आरपीएससी पे फोकस करेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे तो आरएएस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो देखो प्रीलिम्स वाला जो पेपर होता है, पहले हम प्रीलिम्स पे आते हैं। एक मिनट, ये रहा। तो इसका देखो, ये मैंने जो जितना भी इन्फॉर्मेशन लिया है ये ऑफिशियल आरपीएससी वेबसाइट पे जो उन्होंने रिलीज किया था नोटिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने ये सिलेबस अपलोड किया है वहीं से लिया है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ भी मिस्टेक है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। मैंने इंग्लिश वाला सिलेबस डाउनलोड किया है, आप चाहे तो हिंदी वाला सिलेबस भी वहां पे अपलोडेड है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है और इसमें याद रखना आपका जीएस, मैथ्स, एप्टीट्यूड सब कंबाइंड है। यूपीएससी में ये अलग होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज होता है पहला पेपर, और सेकंड पेपर आपका सीसैट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें आपको मिनिमम 66% सॉरी मिनिमम आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200 टू क्वालिफाई, जबकि इसमें आप देखोगे आरपीएससी में एक ही पेपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो वाले बच्चों का एडवांटेज रहता है जिनके पास मैथ्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, क्योंकि इसमें मैथ्स ऑलरेडी जीएस के साथ कंबाइंड है। तो अगर आपका जीएस थोड़ा सा भी वीक है तो आप मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है टोटल पेपर, 200 मार्क्स का होता है और इसमें टाइम कितना गिवन होता है, 3 घंटे। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 200 होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर क्वेश्चन आप देखोगे 2 नंबर का नहीं होता, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं और हर एक का इक्वल वेटेज है। टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप श्योर नहीं हो किसी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, बिल्कुल ही श्योर नहीं हो, बिल्कुल पता नहीं है, तो यहाँ पे तुक्के मारने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको 1/3 पेनल्टी लगेगी। तो जो भी सपोज करो कि अगर एक क्वेश्चन है, अगर वो 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो उसमें अगर आपने रॉन्ग मार्क कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, वो हमें याद रखना है। और पेपर कैसा होता है प्रीलिम्स वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, आपको उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना होता है। जनरली कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि 2 ऑप्शन बहुत नजदीक है, वो सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो, ठीक है। वो आपसे जब भी क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सबसे बेहतरीन वाला आंसर दें, मतलब आप ऐसा आंसर दें जो मोस्ट आपके क्वेश्चन को सूट करता है। हो सकता है कि 2 राइट हो, लेकिन उसमें से भी कौन सा सबसे ज्यादा राइट है आपको वो मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको आखिर में एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा जो मार्क करके आना है। ऐसे आपको एक शीट मिलती है जो बेसिकली आपकी OMR शीट होती है, ठीक है। उसमें हर क्वेश्चन लिखे होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे होते हैं और उनके आगे ऐसे ABCD के गोले बने होते हैं। तो आपको जब वो OMR शीट दी जाती है तो आपको उसमें गोले भरने होते हैं। जैसे सपोज करो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे ABCD, तो यहाँ पे आप C ऑप्शन पे जाके ऐसे गोला भर देंगे, ठीक है। तो वो हर अपना एग्जाम का अलग अलग वो होता है कि कहीं पे आपको ब्लू बॉल पेन लेके जाना पड़ता है, कहीं पे आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना पड़ता है, कहीं पे आपको पेंसिल लेके जानी पड़ती है। तो वो हर एग्जाम का अलग होता है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के पहले ही रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। इवन आपके एडमिट कार्ड पे भी गिवन होते हैं, ठीक है। कोई कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर कैलकुलेटर लेके जाओगे तो कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने 150 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं।
तो ये तो होता है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। ओके, इसमें आप देखोगे दोनों चीजें पूछी जा रही हैं, आपकी जनरल स्टडीज जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये सब आता है, और आपका एप्टीट्यूड जिसमें आपका मैथ, लर्निंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड, सीरीज, सीक्वेंस, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया, पैरामीटर, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपके एप्टीट्यूड वाले पेपर में आती है। और ये दोनों एक ही पेपर में आ रहे हैं, जो है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर। ठीक है, ये था आपका आरपीएससी का प्रीलिम्स का कहानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। जब आप ये क्लियर कर लोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो उसके बाद आप देखोगे आप पहुंचते हो अपने मेंस एग्जाम की तरफ। नाउ मेंस में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया 4 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, और एक होता है आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। जैसा यूपीएससी में होता है कि एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं मेंस के, वैसे ही आप देखोगे आरपीएससी में भी होता है 2 दिन में 4 पेपर्स और आपका एग्जाम खत्म हो जाता है। जिस एग्जाम के लिए आप सालों साल तैयारी करते हो वो 2 दिन में, लिटरली 2 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, मॉर्निंग होता है 9 to 12 और आई थिंक इवनिंग होता है 2 to 5। तो ऐसे करके ये 2 पेपर्स करवाए जाते हैं। एक ही दिन में 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे GS1 GS2 साथ में होता है एक ही दिन में, और GS3 आपका लैंग्वेज पेपर एक साथ एक दिन में होता है। ठीक है, तो ये वाले जो पेपर्स होते हैं, अनलाइक प्रीलिम्स, ये सब्जेक्टिव पेपर्स है। तो सब्जेक्टिव पेपर्स का मतलब क्या होता है, आप अपनी हैंडराइटिंग में आंसर्स लिख के आते हो, और ये टाइपिंग नहीं होती है, प्रॉपर आपको कॉपी मिलती है। और वो कॉपी ऐसा नहीं होती, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसको आप घर लेके आ सकते हो, और वहां पे आपको एक आंसर शीट मिलती है जिसके अंदर भी क्वेश्चन लिखे होते हैं और नीचे आपको आंसर की जगह गिवन होती है। तो ये यूपीएससी में होता है। आरपीएससी में ऐसा नहीं है। आरपीएससी में आप कोई क्वेश्चन पेपर वापस लेके नहीं आते हो अपने साथ। ठीक है, इनफैक्ट आरपीएससी में आपको बस एक आंसर बुकलेट दी जाती है, उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है और नीचे उन्होंने लाइंस गिवन होती है, जैसे 1 2 3 जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर सपोज करो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लाइनें दे दी, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा पेज दे दिया। तो ऐसे करके उन्होंने डिफाइन कर रखा होता है कि आपको कितने में लिखना है, कितने शब्दों में आपको एक पर्टिकुलर आंसर लिखना है, और आपको अपनी हैंडराइटिंग में वहां पे आंसर लिख के आना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हर पेपर में ऑब्वियसली पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। इंग्लिश और हिंदी को छोड़ दो क्योंकि ये आप देखोगे लैंग्वेज पेपर्स हैं। इनको छोड़ के जो बाकी के 3 पेपर्स हैं, इसमें आप देखोगे 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके 5 मार्क्स वाले, एक होते हैं आपके 10 मार्क्स वाले, और एक यहाँ पे ना मतलब कई बार क्या होता है, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कई बार आपको 2 मार्कर वाले क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। ये रहा 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर। अब ये जो मार्क्स है इसी के हिसाब से आप देखोगे वर्ड लिमिट भी है। 2 मार्कर वाले में हार्डली आपको बस 15 वर्ड दिखने हैं। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। जैसे सपोज करो कि चालकोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो कौन सी साइट है, तो वहां पे बस आपको साइट का नाम लिखना है और उसके बारे में कुछ 1-2 शब्द लिखने हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें होंगी जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान के रॉबिन हुड किसको कहा जाता है, जो लास्ट ईयर के 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 5 मार्कर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 50 वर्ड्स की लिमिट दी जाती है, तो समथिंग लाइक अ शॉर्ट पैराग्राफ, इतना, जिसमें आपके आप देखोगे 8-10 लाइनें बनी होंगी, तो आपको उसमें लिख के आना है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन था हिस्ट्री में कि आपको जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है वो कैसे वर्ल्ड में उस टाइम जो मूवमेंट्स चल रहे थे उनसे इंस्पायर हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4-5 कुछ इवेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे रशियन और जो इजरायली मूवमेंट्स हो रहे थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, उसका इम्पैक्ट बता सकते हो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल पे। आप यहाँ पे जो वर्ल्ड में होने वाले वर्ल्ड वॉर्स का इम्पैक्ट बता सकते हो इंडिया के ऊपर, है ना। तो वो सारे इवेंट्स आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और छोटे छोटे शब्दों में एक एक लाइन में आपको उनको डिस्क्राइब करके कि कैसे इंडिया को इम्पैक्ट किया, कुछ लीडर्स के नाम यहाँ पे लिख दोगे तो वो सब यहाँ पे सफाइस कर जाएगा। ठीक है, फिर इससे बड़े आते हैं आपके 10 मार्कर वाले क्वेश्चन। तो ये होते हैं आपके 100 वर्ड्स वाले। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, हाँ, तो इसमें आप देखोगे कि आपको पूरा एक ऑलमोस्ट पेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर है उस पे आपको पूरा एक पेज लिखना था। तो उसमें आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल से आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। आर्टिकल 123 और 213 वाला यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर आप बताओगे कि ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है, इसको यूज कब किया जाता है। ठीक है, इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसका मिसयूज ना होने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है क्या। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में बतानी पड़ती है 10 मार्कर वाले क्वेश्चन में। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 पेपर्स में, GS1, GS2 और GS3 में। ठीक है, अब जब हमें GS1, GS2, GS3 देख लिया कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या देखें कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से आप देखोगे सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में आते हैं। ठीक है,
पेपर 1 की अगर हम बात करें, जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है आपका जीके और जनरल स्टडीज का, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे आपका आता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये तीनों सब्जेक्ट्स आप देखोगे यूपीएससी में एक ऑप्शनल की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है, तो आपको पढ़ना जाना पड़ेगा। और इतने कुछ हैवी सब्जेक्ट्स नहीं है। मैनेजमेंट में बेसिक मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट्स है, जैसे आपका ये पोस्ट कॉर्प नहीं होता पूरा, जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, ये सब पढ़ते हो, तो वो सारी एक्टिविटीज आप देखोगे मैनेजमेंट के अंदर आएगी। तो बेसिक बेसिक चीज है। आपका फाइनेंशियल स्टेट, जैसे अकाउंटिंग में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाएगा। ऑडिटिंग में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट आ जाएंगे, सोशल ऑडिटिंग हो गई आपकी, कमर्शियल ऑडिटिंग हो गई, फिर आपकी इन हाउस ऑडिटिंग हो गई, आपकी एक्सटर्नल ऑडिटिंग हो गई। तो बेसिक चीज ऑडिटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्कल्स वगैरह की बात की जाएगी। तो बेसिक बेसिक जो आप पढ़ते हो, नॉट वेरी एडवांस लेवल, बेसिक लेवल का जो होता है वो यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। सोशियोलॉजी में ऑब्वियसली आपके एक तो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के आप देखोगे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। सैंस्क्रिटाइजेशन हो जाएगा, जो इस साल पूछा गया था। डिसैंस्क्रिटाइजेशन भी पूछा गया था इस साल। फिर आप देखोगे सोशियोलॉजी में कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स है, जैसे हमारे यहाँ मीना ट्राइब्स हो गई, आपके यहाँ पे जो माउंट आबू में जो आपके ग्रसिया ट्राइब्स हैं, सहरिया ट्राइब्स हैं, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब्स हो गए, उनके कुछ पर्टिकुलर प्रथाएं हो गई। कुछ अच्छी प्रथाएं हैं, कुछ बुरी प्रथाएं हैं, कुछ कुप्रीतिज हैं और कुछ अच्छी कृतिज हैं। तो वो सब हमें पता होना चाहिए। उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पता होना चाहिए। सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें संस्कार व्यवस्था के बारे में आपको पता पूछा जाएगा, वर्ण सिस्टम के बारे में, जाति सिस्टम के बारे में। तो ये सारी चीजें आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी आपके पेपर 1 में पूछा जाता है। पेपर 2 में आपका क्या आता है? पेपर 2 में बेसिकली आपका आता है पॉलिटी वाला एस्पेक्ट, लेकिन इसमें पॉलिटी नहीं, गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट आएगा। जो यूपीएससी में आपका पेपर 2 होता है, जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंबाइंड है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यूपीएससी का पेपर 4 एथिक्स वाला नहीं होता है, तो उन्होंने एथिक्स वाला पार्ट इसके अंदर कंबाइन किया है, प्लस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और प्लस आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन। तो ये आपका पेपर 2 के अंदर आता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आप क्या पढ़ते हो, एक ये आप देखोगे नया टॉपिक था जो 2018 में ऐड किया गया था और 2021 में इसको कंटिन्यू किया गया है। तो एथिक्स में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका इसमें आपके एथिकल थ्योरीज आ जाएंगे, आपके एथिक्स और मॉरल्स का डिफरेंस आ जाएगा, फिर आपकी वर्च्यूज आ जाएंगे, एप्टीट्यूड आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमिटीज के रिकमेंडेशंस है वो आएंगे, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके अंदर आप देखोगे कुछ एथिकल केस स्टडीज वगैरह आ जाएगा। इस साल ऑल्दो कोई केस स्टडी नहीं पूछा, आई थिंक आपने देखा होगा कि मैंने आरबीआई की स्ट्रैटेजी भी बनाई थी। तो पॉइंट ये है कि जब भी एथिक्स या कोई नया सब्जेक्ट ऐड किया जाता है, तो जिस साल वो ऐड किया जा रहा है ना, उस साल कभी भी उस टॉपिक में से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन, जैसे इस साल जो एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, इमोशनल इंटेलिजेंस पे था, जिसमें आपने डैनियल गोलमैन का थ्योरी नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके 5 एलिमेंट्स, उन पे पूछा गया था। तो ये सब चीजें पूछी जा रही थी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, करप्शन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिक बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन एज जैसे आप 2021 में एग्जाम दोगे, क्योंकि ऑलरेडी एक इस टॉपिक को आए हुए अगर हम टाइम के नजरिए से देखें तो 3-4 साल तो बीत ही चुके हैं। तो इस पे फिर आप थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ एथिकल थ्योरीज पे, कुछ वेस्टर्न एथिकल थ्योरीज पे, कुछ वेस्टर्न एथिकल थिंकर्स के बारे में, जिसमें इमैनुअल कांत आ जाएंगे, आपके मैक्स वेबर आ जाएंगे ब्यूरोक्रेसी वाले, आपके सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह आ जाएंगे। अगर हम इंडियन थिंकर्स की बात करें तो इसमें आप देखोगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स में जैसे आपके गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सब भी आ जाएंगे। आपके क्या कहते हैं, जो आपके नॉन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ सोसाइटल जो थिंकर्स थे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, है ना, तो ये सब भी आ जाएंगे। तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर हम चलते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एक आम व्यक्ति होते हुए, जो एक कॉमन मैन होते हुए आपको पता होने चाहिए। वैसे जैसे मैं मोबाइल से बात करती हूँ, तो मोबाइल पे जब आप बात करते हो तो कैसे आपका मोबाइल मतलब जब आप कोई नंबर डायल कर रहे हो तो कैसे वो आपके फ्रेंड के मोबाइल पे ही कनेक्ट हो रहा है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, इसमें रेडियो वेव्स कैसे काम कर रही हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम बोलते हैं कि कोई चीज एसिड, कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज बेसिक है, तो पीएच का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे इस साल अगर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे इसमें से, वो किस चीज पे थे, वो इसी चीज पे थे कि पीएच का कॉन्सेप्ट क्या था, पीएच का स्केल क्या होता है, पीएच एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था क्लाउड कंप्यूटिंग पे, एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे कि एक होता है कि आप सैटेलाइट से कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, एक होता है कि आप रेडियो वेव जो आपके क्लाउड से आयोनोस्फेयर से वापस टकरा के आ रही है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीजें पूछी गई थी, ठीक है।
माइक्रोवेव कैसे फंक्शन करता है, तो पता है ना, माइक्रोवेव में आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होते हैं, इसलिए आपका खाना गर्म होता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स यूज होती है आपकी, जबकि आप जो कम्युनिकेशन करते हो उसमें रेडियो वेव्स यूज होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा आपका, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब पूछा गया था। इस बार आप देखोगे आपके ये क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ तो एनसीईआरटी क्लास 9-10 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉट स्पेशलाइज वाले फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप 11th-12th में पढ़ते हो, बट 10th तक की जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आप पढ़ते हो वो सब यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं थर्ड वाला जो है आपके अर्थ साइंस। इसमें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी है। आई नो बहुत है ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ से माउंटेन्स का कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं आपसे, वो कैसे बने हैं। इसमें आप पॉपुलेशन जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसके अंदर आपका डेमोग्राफिक स्टडीज आता है, जैसे इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, जो था बेसिकली इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आपको पता होगा ना कि इंडिया जो है पहले हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट पे था, फिर आप देखोगे धीरे धीरे हमारा बर्थ रेट कम हो रहा है और हम डेथ रेट की तरफ, और हमारा डेथ रेट जो है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया है वो ये सेकंड वाली स्टेज में है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब थ्योरीज आपका, इसमें क्या होगा, आपकी मिनरल के बारे में पूछा जाएगा, आपसे जियोलॉजिकल के बारे में पूछा लाया जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजिकल के बारे में पूछा जाएगा, आपसे फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, और आपसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, राजस्थान लेवल, तीनों चीजें हैं। जैसे राजस्थान में इस बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो क्लाइमेट के ऊपर पूछा गया था, जो हमारे राजस्थान में डिफरेंट जोन्स नहीं एग्जिस्ट करते, हड़ौती प्लेट्यू वाला, वेस्टर्न ड्राई साइड वाला, ईस्टर्न प्लेन्स वाला, तो इनके बीच में आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार एक सोलर पावर पे राजस्थान एक सोलर पावर का हब बन सकता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आप देखोगे कितना, हमको पता है कि हम एक ड्राई एरिया में आते हैं, हम एक ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पे सन जो है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बांसवाड़ा से गुजरता है ना नीचे से, तो हम लोग एक ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ऑब्वियसली सन जो होगा वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को हम अच्छे से टैप कर सकते हैं। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे थार डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता है कि सैंड कितना हीट एब्जॉर्ब करता है इनफैक्ट, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से आप देखोगे सोलर पावर जो है हमारे यहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे अवेलेबल है सन। भाई देख लो, सुबह से निकलता है, 7-8 बजे से पहले ढलता नहीं है सन। तो कितना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का। वास्ट बैरन लैंड भी है भाई आपके यहाँ पे राजस्थान में, जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है ही नहीं, वहाँ ऐसी बस स्वॉट्स ऑफ लैंड ऐसी खाली पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आप सोलर एनर्जी के लिए जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, आपके सोलर सेल्स होते हैं, वो लगा दो, सोलर पैनल्स लगा दो, तो उससे आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। तो इन सब रीजन की वजह से आप देखोगे राजस्थान एक सोलर पावर का हब बन सकता है, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ? ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ोगे? ज्योग्राफी में, ठीक है। वैसे ही आपने सुना होगा ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको राजस्थान सरकार इतने टाइम से कोशिश कर रही है सेंट्रल से नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाने का। तो ये भी आप देखोगे ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप? रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हो, बेसिकली 13 रिवर्स को आपस में कनेक्ट करके आप ईस्टर्न जो एरिया है आपका, जयपुर आमेर ये वाला जो पूरा एरिया है, जहाँ पे आप देखोगे पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, किल्लत रहती है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो वैसे भी आना ही था, बहुत ही आई थिंक प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था ये। वैसे आपका एक जल स्वावलंबन स्कीम है जो बहुत ही फेमस स्कीम रहा है। इनफैक्ट राजस्थान को इसके लिए काफी ज्यादा अवार्ड भी मिले हैं, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर था, एफॉरेस्टेशन के ऊपर था, इरिगेशन के ऊपर था, वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर था। तो इसके ऊपर भी आप देखोगे क्वेश्चन आने का पूरा संभावना था और आया भी। तो ऐसे कुछ जो ऐसे कुछ हम बोलते हैं ना, ऐसे कुछ अतरंगी से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत खर्चा हो रहा है और जो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम लेके आने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आपके टाइम पे कोई आते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे वो, ठीक है। वो डेफिनेटली आपके मेंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट। फिर हम चलते हैं अपन पेपर 3 के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे आपका पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स एंड योगा, और आपका जो लॉ रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चे कुचे, वो आपके पेपर 3 में आते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम और राजस्थान की पॉलिटी। जैसे राजस्थान की पॉलिटी में उन्होंने, मुझे याद है 2013 में शायद एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट कास्टिज्म को लेके, लेकिन उसको उन्होंने पॉलिटी से रिलेट किया था कि ओवर द ईयर जैसे हम देख रहे हैं कि राजस्थान का पॉलिटी डेवलप हुआ है। जैसे अगर आप राजस्थान का पॉलिटी पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, उसका एवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। हमारे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज 200 सीटें हैं, लेकिन क्या शुरुआत से 200 सीटें थी? आंसर है नहीं। 160 थी, कभी 120 हुआ करती थी, धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। तो ये इंक्रीज कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ, किसके टाइम पे आप देखोगे कब कब पूरे नेशनल इमरजेंसी आई, जिसकी वजह से आप देखोगे राजस्थान में इम्पैक्ट पड़ा। हमारे यहाँ आप देखोगे क्या कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है, क्या
क्या रिलीजन का महत्व रखता है, क्या जेंडर का महत्व है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ती है। इंडियन पॉलिटी तो आपको बताइए वैसे भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लक्ष्मीकांत जिंदाबाद। तो बेसिकली आपको लक्ष्मीकांत बुक स्टार्ट से एंड तक पढ़नी ही पड़ेगी एनीवेज इंडियन पॉलिटी के लिए। और इसमें ना आपके करंट वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो गवर्नर वाला ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि आपको पता होगा कि थोड़ा टसल चल रहा था गवर्नर और सीएम के बीच में। तो ये जो आपके कुछ जैसे इस बार आप देखोगे सेडिशन हो गया, या आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, या फिर आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया। जैसे जैसे हमारे पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वैसे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। आपकी डिपार्टमेंटल कमिटीज हो गया, जैसे पार्लियामेंट में आप देखोगे कुछ कमिटीज रहती है जो फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी कुछ कमिटीज रहती है जो फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उन ये सारी चीजें बहुत न्यूज में रही है, तो ये आप देखोगे या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पबैड के बारे में। तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप डिफरेंट ऑफिसेस के बारे में पढ़ोगे, कैग के बारे में, सीआईसी के। जैसे एक होगा आपके नेशनल लेवल पे जो ऑफिसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, सीआईसी हो गया, सीवीसी हो गया, वैसे उनकी ही स्टेट बॉडीज, जैसे आपका एसएचआरसी जिसको हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं, एसआईसी हो जाएगा, एसवीसी हो जाएगा, स्टेट विजिलेंस कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है तो यहाँ पे लोकायुक्त है। तो ये जो आपका दोनों होगा ये पैरेलली चलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, पबैड, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली ये पढ़ते हो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो कैसे गवर्न कर रहा है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कुछ आप देखोगे ऑफिसेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। फिर इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ थ्योरीज होती है, जिसमें हम लोग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज हो गया, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी वर्सेस ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। तो ये सारी चीजें आप देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। इसमें क्या इश्यूज हैं, जैसे करप्शन का इशू हो गया आपका। ये देखो ये चीजें कुछ ऐसी नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम आप ये एड्रेस कैसे कर सकते हो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल एड्रेस करनी चाहिए। जब यूपीएससी और राजस्थान स्टेट सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आज आप देख रहे हो पब्लिक सर्विसेज में इतना करप्शन है, ये क्यों है, जबकि हमारे पास सीवीसी है, हमारे पास कोर्ट्स है, हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, हमारे पास लोकपाल है, लोक आयुक्ता जैसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो क्यों आज भी इतना करप्शन है। तो ये चीजें आपको और हमें दोनों को एड्रेस करनी चाहिए, क्यों ये करप्शन एग्जिस्ट करता है। जब इतनी चीजें हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप देखोगे करप्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें इट्स हाई टाइम दैट वी एड्रेस इट, ठीक है। लास्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका स्पोर्ट्स है, योगा वाला और लॉ वाला। तो लॉ वाले में हर साल आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन ये सही नहीं है। लॉ से हर साल आप देखोगे जो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन बताए थे ना मैंने आपको, ये वाले जो 100 वर्ड्स वाले होते हैं, ये वाले, ये 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में से हर साल में बता रही हूँ 2 या 3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। इस लॉ वाले में आप क्या पढ़ते हो, बेसिकली ये बिहेवियरल लॉ का जो सब्जेक्ट है, इसमें आप कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, पॉस्को वाला हो गया, आपके कुछ लीगल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड कुछ लॉ हो गया, या फिर कुछ नया अगर कोई लॉ आया होगा जैसे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वाला प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है। अभी इस बार जो आने की उम्मीद है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो जो जो नए लॉज आए, जैसे आप देखोगे 2019 में 2 नए लॉज आए हैं। एक तो आपका ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाला एक्ट हो जाएगा 2019 वाला, एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा 2019 वाला। तो ये तो आएंगे ही आएंगे। 2015 में जिसको 5 साल पूरे हो चुके हैं वो था आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे कारा को लीगल बॉडी लीगल दर्जा दिया गया था। तो वो सब भी आप देखोगे लॉ के अंदर आएगा। तो लॉ में आप क्या करते हो, एक तो होता है आपका बेसिक्स ऑफ लॉ, बेसिक्स ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है, कि इसमें पार्टी कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं और ये कैसे काम किया जाता है, इसमें कितने तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो एक तो होता है आपका बेसिक्स ऑफ लॉ, ठीक है। एक होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लॉज को पढ़ना कि उसके अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो एक सिविल लॉ है, लेकिन अगर विमेन की जो लाइफ है उसके ऊपर बात बन जाए तो ये क्रिमिनल लॉ भी बन सकता है, ठीक है। इसमें राइट टू प्रोटेक्शन किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट नहीं करें तो उनको पेनल्टी लगती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सरकार को जो विमेन है जो प्रताड़ित हो रही है उसको प्रॉपर आप देखोगे प्रोटेक्शन, लीगल काउंसलिंग, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तो हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कि अब आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है। अब इसमें जो लिव इन कपल्स होते हैं, आपकी विडोज होती हैं, वो भी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपका पॉस्को एक्ट है जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है,
इसमें आप लड़की हो या लड़का इससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो आपकी एज से कि क्या आपकी एज 18 साल से कम है या नहीं है, तो आप इस एक्ट के अंदर कवर्ड हो गए। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं कि कैसे हमें चिल्ड्रन सेंसिटिव कोर्ट्स, चिल्ड्रन सेंसिटिव पुलिस, चिल्ड्रन सेंसिटिव पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मशीन भी होना चाहिए, कैसे हमें इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, कैसे उनको ज्यादा बिना पीड़ित किए, बिना डिस्टर्ब किए हमें उनको विक्टिमाइज नहीं करें इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, उनसे कोऑपरेशन ले, लेकिन इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, उनको कंफर्टेबल बनाया जाए, उनको ब्रेक्स दिए जाए हियरिंग्स के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स की बात की जाती है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे इसके अंदर पढ़ी जाती है। ओके, इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉज भी हैं जो राजस्थान के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जहाँ पे आप पटवारी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो ये सब चीजें इस साल पूछी गई थी बाय द वे, तो 2018 के एग्जाम में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड योगा की, तो स्पोर्ट्स एंड योगा में आप देखोगे ये तो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें ज्यादा मैं कुछ वो नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, कि स्पोर्ट्स कब आया, ओरिजिन कैसे हुआ, ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ, फिर इंडिया के कुछ सितारे जो ओलंपिक्स में जीत के आए हैं। इस साल तो वैसे भी आपको पता होगा हमारे पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। और आपको ये भी पता होगा कि विमेन एकदम परचम पे जा रही हैं। ठीक है, पीवी सिंधु जी का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे आपको जो लेटेस्ट गेम्स हुए हैं, हमने क्या क्या किसमें गोल्ड सिल्वर वो सब जीता है, वो पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कुछ अवार्ड्स के बारे में, कुछ बॉडीज के बारे में, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे आप देखोगे एक राजस्थान की भी खुद की स्पोर्ट्स अथॉरिटी है। तो उन सब के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनके चेयरमैन, उनके मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस और ये सब के बारे में। कुछ अवार्ड्स हो गए, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया। ठीक है, आपका ध्यानचंद अवार्ड हो गया। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर कुछ अगर आपकी स्टेट से किसी ने ये अवार्ड जीता है रिसेंटली या पास्ट में, तो उनके नाम पता होने चाहिए। मैं ये बोल रही थी ये बहुत रटने वाला टॉपिक है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ईजी होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा क्या करना, देखो जैसे मैं पढ़ती थी ना, मैं बताती हूँ। मैं ना ऐसे टॉपिक्स को पहले शुरू में पढ़ती थी, फिर है ना जैसे 5-6 टॉपिक्स खत्म करती थी, फिर वापस एक बार देख लेती थी नजर घुमा के, और फिर वापस एंड में पढ़ती थी। तो जब तीसरी बार पढ़ोगे ना तब चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, इसको पढ़ने का और कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे राजस्थान से अगर मैं आपसे कोई फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम पूछूं, तो अभी शूटिंग में कौन है, अपूर्वी चंडेला है ना। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए, करेक्ट है। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो इस वक्त आप देखोगे एमपी भी है, जयपुर के रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में। तो ये सब नाम आपको कुछ पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स की कहानी। अब चलते हैं हम योगा की तरफ। देखो मुझे लगता है कि राजस्थान का सिलेबस काफी एडवांस है, क्योंकि इन्होंने योगा को इंक्लूड किया है। इनफैक्ट आप देखोगे अभी जो हमारे खेलो इंडिया अवार्ड नहीं होने वाले हैं, सरकार ने योगा को प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया है, ताकि योगा में भी आप कॉम्पिटिशन करवा सको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो राजस्थान ने ऑलरेडी इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो योगा क्या है, योगा की फिलोसफी क्या है, योगा से आपका पूरा वेलबींग कैसे होता है, फिर योगा के जो 8 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, आपका प्राणायाम, आसन, ये सब आते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट कुछ बहुत फेमस आपके आसन होते हैं, जैसे ताड़ासन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका हल आसन हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ आसन होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ मुद्राएं होती है, जैसे चिन्ह मुद्रा हो गया, या अलग अलग मुद्राएं जो होती हैं, तो कुछ कुछ मुद्राओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका योगा वाला हिस्सा हो जाएगा। पेपर 4 जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाला है, इसके अंदर तो ऑब्वियसली आपसे पर्यायवाची, विलोम, फिर आपका संधि विच्छेद, आपका संधि अग्रहण, आपका ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सर्कुलर राइटिंग, ये सब पूछा जाता है। इंग्लिश में आपका देखोगे रिपोर्ट राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों तरह का राइटिंग आता है। इसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैसी राइटिंग आता है। तो ये सब आप देखोगे। ट्रांसलेशन, इनफैक्ट आप देखोगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों ट्रांसलेशन में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे आपका हिंदी और इंग्लिश वाला पेपर आता है, लैंग्वेज वाला। एक मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने जो पेपर 4 था इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मेरे नंबर भी थोड़े से कम आए थे। लेकिन आप इस पेपर पे ज्यादा ध्यान जरूर देना। मेरे पास टाइम नहीं था ध्यान देने के लिए, एक्चुअली आई वाज बिजी, और 2-3 एग्जाम चल रहे साइमल्टेनियसली। लेकिन आप इस पेपर को इग्नोर मत करना, स्पेसिफिकली हिंदी पार्ट। इंग्लिश वाले पार्ट में मार्किंग ईजी है, हिंदी वाले पार्ट में मार्किंग डेफिनेटली हार्ड है, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, जो मुझे मार्क्स आए थे उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना अगर आपकी हिंदी वीक है तो। ठीक है, तो फाइनली अब हम देखते हैं कि पैटर्न क्या रहा है यहाँ पे। तो 200-200 मार्क्स के 4 पेपर हो गए, ये भी आप कंबाइन करोगे टोटल तो 200 आएगा। इसमें मैंने बोला था कि 800 मार्क्स का आपका मेंस हो गया, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, और प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं, आपके सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है ये, और इसलिए आप देखोगे आउट ऑफ 900 मार्क्स आपका फाइनल क्या रहेगा, उसमें से आपकी रैंक निकलती है। ठीक है,
आई थिंक इस साल जो हाईएस्ट गया था वो कुछ 450 के आसपास है, जो मुक्ता राव जी ने, तो जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, तो ये 450 के आसपास रहा है। तो आप देख लो लेस देन 50% मार्क्स में भी आप टॉप कर रहे हो, ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन मेहनत करनी है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अब जब हमने स्ट्रैटेजी समझ लिया, पेपर पैटर्न समझ लिया, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक समझ लिए, अब हम क्या करेंगे, ये है ना एक्चुअली सिलेबस है जो आपकी राजस्थान आरपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसमें जस्ट फॉर कंपैरिजन कि 2018 और 2021 के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैंने बताने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेड मार्किंग्स करी हुई है। तो ये आपको इजी रहेगा रिवाइज करने के लिए भी। पीपीटी मैं कह के टीम से एक बार कोशिश करूंगी कि अपलोड करवाते हो, तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिर से मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पीपीटी का प्रिंट आउट निकाल लेना और चिपका देना अपनी जो अपनी दीवार होती है, अपना बोर्ड होता है वहां पे, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, ठीक है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, कुछ चीजें नहीं है, और कुछ चीजें नई नहीं है, बस उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कि पहले सिर्फ नाम लिखा था कि हमें फोक कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, अब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हमें कौन सी डायनेस्टी का फोक कल्चर पता होना चाहिए। तो इतनी भी चेंजेस किए गए हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे मार्क करे। तो आइए अब हम एक बार बस नजर घुमा लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम वीडियो क्लोज करेंगे। देखो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर आप देखोगे क्या चेंजेस हुए मैं बताती हूँ। अगर आपके पास 2018 का सिलेबस है, आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, तो उसमें बस क्या लिखा था मैं बताती हूँ। उसमें लिखा था प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। उसमें मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया था कि आप प्री हिस्ट्री किसको मानते हैं, आप कौन से आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक कल्चर, कहाँ तक आप बेसिकली पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो कहाँ तक आप इसको हिस्ट्री को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है कि आप पेलियोलिथिक से चालकोलिथिक, और चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज जो होती है जिसमें आपका आहार बायनस कल्चर आता है, जो इस बार पूछा भी गया था बाय द वे, मोलेला आर्टवर्क भी पूछे गए थे इस बार, ठीक है। तो वो सब आप देखोगे यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो बस इसको डिफाइन कर दिया। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी जो 2021 का सिलेबस आया है ना, ये 2018 के सिलेबस से मच मच बेटर है। यहाँ पे इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर दी है। आप ये चीजें पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन आपको श्योर नहीं था कि बस इतना ही पढ़ना है या और पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी कि इतना ही पढ़ना है, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपका पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स, बस इतना लिखा था पिछले वाले सिलेबस में। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब आपने डायनेस्टीज डिफाइन कर दी कि गुहिल डायनेस्टी हो गया, सिसोदियाज हो गया, है ना, आपके कछावा प्रिंसेस हो गए, ये अजमेर के हैं, राठौर आपके जोधपुर साइड के हो जाएंगे, है ना, परमार्स आपके मालवा वाले साइड के हो जाएंगे, चौहान आपके अजमेर में हो जाएंगे, गुर्जर प्रतियाज हमें पता ही है सोलंकी स्टाइल में जो मारू आपका आर्किटेक्चर था, फिर गुहिल डायनेस्टी आपकी उदयपुर वाली हो जाएगी। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपको कौन सी रूलर्स जो हैं, कौन से डायनेस्टीज के पढ़ने हैं, और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। उन्होंने क्या क्या किया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कुछ रेवेन्यू सिस्टम्स जो थे मेडिवल राजस्थान में, जैसे आप देखोगे कि मेडिवल राजस्थान में क्या था कि दिल्ली लेवल पे अगर हम देखते हैं, नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करते थे, करेक्ट है। तो आपको पता होगा कि मुगल एम्पायर के टाइम पे अकबर थे। अकबर में आप देखोगे राजा मानसिंह जो थे वो बहुत ही हाई लेवल के मनसबदार थे वहां पे, है ना, उनके आई थिंक मनसबदारी शायद 5000 से ऊपर थी। तो पॉइंट ये है कि आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के रिफॉर्म्स हो गए, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वैसे आप देखोगे कि जो पहले वाला सिलेबस था उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि सोशल अवेकनिंग जो मूवमेंट्स हुए थे राजस्थान में, कुछ पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, तो वो सब हमें पता होने चाहिए। कुछ न्यूज़पेपर्स हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए फेमस जो राजस्थान से आए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली 19th एंड 20th सेंचुरी। ये स्पेसिफिकली इस बार ही मेंशन हुआ है कि आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। प्रजामंडल मूवमेंट्स आपको पता है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स में जो मूवमेंट्स चल रहे थे उनको हम प्रजामंडल मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पहले आपको पता है कि कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बाद में इनको धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने हैं जो राजस्थान में आए थे। अच्छा मैं आपसे एक होमवर्क पूछती हूँ, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, राजस्थान के बारे में पढ़ा है, तो मुझे प्रजामंडल मूवमेंट का एग्जाम्पल दो राजस्थान में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम आर्किटेक्चर ट्रेडिशन के राजस्थान की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा वास्ट है। यहाँ पे फोर्ट्स भी है, टेम्पल्स भी हैं, आपके पास पैलेसेस भी है, बहुत कुछ है ना, हैंडीक्राफ्ट्स है, पेंटिंग्स है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स है, सब कुछ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है आपके पास। आप देखोगे जंतर मंतर हो गया, आपके जो 5 हिल फोर्ट्स हो जाएंगे अब राजस्थान, ठीक है। तो ये सारे आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। इनफैक्ट इसमें जो एक नई चीज ऐड हुई है वो ये है मैन मेड वाटर बॉडीज। ये जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, अब मैन मेड वाटर बॉडीज में पता है क्या आएगा, डैम्स। तो इनडायरेक्टली आपसे डैम्स, उनके रिवर्स, ये सब आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चंबल, जैसे चंबल रिवर हो गया, बानस रिवर हो गया, आपका जाखम डैम हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, उधर लूनी हो गया। तो आपको पता है कि कितने सारे हमारे पास जवाई डैम, तो ये कितने सारे डैम्स बना रखे हैं हमने, है ना। तो ये सारे डैम्स के बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन आप क्योंकि सिलेबस में एकदम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे आप देखोगे बाकी सारा सिलेबस सेम है, फोक म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांसेस हो गया, राजस्थानी लैंग्वेजेस हो गया, उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स हो गया, जो आपका जोधपुरी साइड था और आपका ये वाला साइड था जिसको हम लोग पिंगल एंड डिंगल बोलते हैं, तो वो वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हो जाएगा। और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थानी लैंग्वेज इज स्टिल नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। शेड्यूल लैंग्वेजेस में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? जो शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें राजस्थानी नहीं है। तो राजस्थान बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है इस लैंग्वेज को इंक्लूड करवाने की। तो देखो हो जाए तो होपफुली, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे सोशल लाइफ हो गया, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स हो गया, फेयर्स हो गया, फिर हमारे यहाँ पे कुछ आप देखोगे लोक देवता, लोक देवीज हो जाएगा, आर्टिसंस हो जाएंगे, उनके ट्रेडिशंस हो जाएगा, कुछ डिफरेंट अटायर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे, जैसे रावण हत्था टाइप्स कुछ हो गया। तो ये सारी चीजें आप देखोगे सेम है, ठीक है। फिर अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में भी यही हुआ है, कुछ नया ऐड नहीं किया है, बस डिफाइन कर दी गई है चीजें। जैसे कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया पहले भी मेंशन था, लेकिन अब डिफाइन कर दिया कि आपको इंडस एज के बारे में यानी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इसमें से आप देखोगे इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगान के ऊपर, ठीक है। कालीबंगान आप देखोगे राजस्थान में आती है, तो कौन सी रिवर पे आती है कालीबंगान? कालीबंगान रिवर घग्गर पे आती है ना। फिर आपका वैदिक एज के बारे में, आपके ये जो रिनंसिएशन ट्रेडिशंस थे, है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म के और आजीविका के जो आइडियाज थे, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही आप जैसे हमने राजस्थान में कुछ डायनेस्टीज देखी थी, उन्होंने इंडिया लेवल पे बता दिया है कि आपको मौर्यास, कुषाण, सातवाहन, गुप्तास, चालुक्य, पल्लवास, चोलास, चेरास, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं काफी टाइम से हिस्ट्री पढ़ा भी रही हूँ। हिस्ट्री इनफैक्ट आप देखोगे बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको टाइमलाइन बना के पढ़ो तो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मौर्यंस हो जाएंगे, आपके कुषाण कब आते हैं, ठीक है, कौन सी सदी में आ रहे हैं आपके पास ये, फिर सातवाहन आ रहे हैं आपके, फिर गुप्ताज आ रहे हैं, पल्लवास, चोलास, ये सब आप देखोगे सदर्न इंडियन डायनेस्टीज हो जाएंगी, इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हो जाएंगे, अचीवमेंट्स हो जाएंगे। जैसे चोला में आप देखोगे वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, उनका डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप देखोगे एक यहाँ पे उन्होंने पहले ना ये वाला टॉपिक नहीं मेंशन किया था, ये अब मेंशन किया है, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एशियन इंडिया। कि आपको एंशिएंट इंडिया का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल्स है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने आपकी बात करी है लैंग्वेज और लिटरेचर की, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको संस्कृत, प्राकृत और तमिल लिटरेचर, तो इसमें आपका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है, आपके संस्कृत में आपके पनिनी की ग्रामर आ जाएगी, ठीक है। तमिल में आप देखोगे कि आपका जो चोला वाला लिटरेचर होता है, तो वो सब आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोर्शन में आएगा, ठीक है। फिर अगर आप सल्तनत पीरियड की बात करोगे तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐड कर दिया है। विजयनगर एम्पायर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो विजयनगर एम्पायर जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ककटियाज हो गए, विजयनगर एम्पायर हो गए, बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक्स है लेकिन ईजी है, इसमें कोई भी ज्यादा आपको रूलर्स के बारे में पढ़ना नहीं है। ले दे के 2-3 रूलर्स है, जैसे देवराया 2 हो जाएंगे, कृष्णदेव राया हो जाएंगे, हरिहरन बुक्का हो जाएंगे, संगम तुलुवा डायनेस्टी हो जाएगा, तो ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मुगल पीरियड की, तो मुगल पीरियड में आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है आपको कि उनको जो चैलेंजेस आ रहे थे अफगान साइड से, जो स्पेसिफिकली आपका अपने शेरशाह सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डेक्कन स्टेट्स मतलब आपका जो बहामानी किंगडम जब ब्रेक होता है डेक्कन सल्तनत में, जिसमें आपका बेरार, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, खानदेश आ जाएगा, ठीक है, अहमदनगर वाला जो एरिया था। फिर आपका राजपूत आ जाएंगे, आपको पता ही है कि मुगल और राजपूत स्पेसिफिकली आपके कुछ राजपूत जो थे वो मुगल की सॉवरेनिटी मान चुके थे, कुछ राजपूत जैसे महाराणा प्रताप जो थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था, वो अलग रह रहे थे, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा फाइट दिया था मुगल्स को। फिर मराठास आ जाएंगे, आपको पता है कि औरंगजेब और शिवाजी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पुरंदर हो जाएगा, जहाँ पे राजा जय सिंह जो आम्बेर के थे वो मुगल साइड से गए थे, वो जीते भी थे बैटल, शिवाजी को हराया भी था, लेकिन शिवाजी को फाइनली जब आगरा भेजा गया तो वहां से एस्केप कर गए और फिर उन्होंने वापस से अपनी सारी जो फोर्स थे वो रिकैप्चर किए और फिर अपने आप को छत्रवादी शिवाजी का टाइटल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे इसमें स्पेसिफाई कर दिया है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग मेडिवल इंडिया पढ़ते थे, हम लोग मुगल इंडिया पढ़ते थे, लेकिन हम क्या करते थे, एक जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सब कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दी गई हैं, आपको अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट्स ये सब स्पेसिफिकली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, आप इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते। फिर आप देखोगे यहाँ पे पेंटिंग्स, म्यूजिक स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो म्यूजिक में जैसे आपको अमीर खुसरो हो जाएगा, कवाली हो जाएगा, ख्याल म्यूजिक हो जाएगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब पेंटिंग्स में क्या हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे मेडिवल एरिया में जो आपकी पेंटिंग्स आ रही थी, म्यूरल पेंटिंग्स थी या आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स थी, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। भक्ति और सूफिज्म मूवमेंट तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लैरिफाई क्या करा है, रिलीजियस और लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिलीजियस और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी कुछ किताबें हो गई, जैसे सूर सागर की सूरदास की सूर सागर हो जाएगी, सूर रत्नावली हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप देखोगे रामचरितमानस हो जाएगी तुलसीदास की। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। सूफिज्म मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसको हम गरीब नवाज दरगाह बोलते हैं, तो जो अजमेर में है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये कुछ देखो चीजें पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो अब वो चीजें आपको और डीप में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और स्पेसिफिकली पढ़नी पड़ेंगी, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। फिर मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे नेशनल स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको प्रेस के बारे में, मतलब जो भी आपके जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या क्रोनोलिकल्स पब्लिश हुए होंगे, इंटेलेक्चुअल जो अवेकनिंग हुई होगी, वो सब पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई क्या कर दिया, आपके स्टेजेस के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में, ठीक है। फिर आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के, तो इसमें आपको जैसे तमिलनाडु रीजन के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, केरला के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, राजस्थान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे एक जो नई चीज ऐड करी गई वो ये है, वो क्या है आपका, ये नेहरूवियन एज वाला, कि नेहरूवियन एज जो थी, मतलब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के अपने टाइम पे जो हम देखते हैं जब नेहरू जी अपने प्राइम मिनिस्टर थे टिल 1965 टिल ही डाइड, तो तब उन्होंने क्या नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन्होंने क्या नए नए आप देखोगे चीजें लाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि उन्होंने क्या कहते हैं और क्या डेवलपमेंट्स किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसरो हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स तभी एस्टैब्लिश करे गए हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर अगर हम ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने जैसे पहले क्या लिखा था, सिर्फ मेजर लैंडफॉर्म्स लिखा था, अब आपने माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट ये सब स्पेसिफाई कर दिया है, आपने रिवर्स एंड लेक स्पेसिफाई कर दिया। यही चीज आप देखोगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़नी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली बोल दिया है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अब ये जो नई चीज ऐड हुई है वो ये है, ये बताता है कि आपका क्लाइमेट चेंज जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके सिलेबस में। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब चीजें नई ऐड हुई हैं, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके अंदर आपको ये चीज नई ऐड हुई है, वो क्या है कि मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, कैसे आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एवरेज रेनफॉल की लाइन क्या है 59 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तो आपकी इंडिया वाली लाइन है, राजस्थान की 40 सेंटीमीटर वाली लाइन है, आइसो हाइट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ मेजर क्रॉप्स उन्होंने डिफाइन कर दिया है, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफी, तो इनके कंडीशंस क्या है, सॉइल कंडीशंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कौन से एरियाज में उगती है, कितना प्रोडक्शन होता है, ये सब हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेजर मिनरल्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं, जैसे आपका आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया, ये सब आप छोड़ नहीं सकते, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे बॉक्साइट हो गया, है ना, जैसे जैसे उड़ीसा हो गया, माइका के लिए आपको पता ही है, उड़ीसा वाली माइंस आपकी फेमस हो जाएंगी। आयरन ओर आपको कहाँ कहाँ मिलता है, वो 4 बेल्ट होती है, तो ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें पावर रिसोर्सेज की, तो इसके अंदर आपके डिफाइन कर दिया है कि आपको कन्वेंशनल यानी नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल, तो दोनों सोर्सेज पढ़ने, तो सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, ये सब आपके ये वाले नॉन कन्वेंशनल वाले में आ जाएंगे। कन्वेंशनल वाले में आपको बायोमास वाला जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज होते थे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो सब आएगा, ठीक है। इसके ज्योग्राफी और राजस्थान की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा ना इंडिया लेवल पे, बिल्कुल वैसा ही आप देखोगे यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे कुछ रिवर्स, लेक्स हो गया, सॉइल्स हो गया, आपका कुछ क्रॉप्स हो गई, जैसे यहाँ पे बाजरा एक एडिशन है, देखो यहाँ पे बाजरा और एक और एडिशन है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे टी कॉफी को एलिमिनेट करके उन्होंने बाजरा ऐड कर दिया है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये शुगर केन हमारे यहाँ पे कहाँ पे उगता है? आप तो हमेशा बोलते हो कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो शुगर केन कहाँ उग रहा है मुझे बताओ, ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो बाजरा आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत ही स्टेपल क्रॉप है इनफैक्ट, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, कैसे उगता है, कितना पानी चाहिए, तो वो सब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, ये पता है राजस्थान के सिलेबस में क्यों ऐड किया है? राजस्थान इज वन ऑफ फ्यू स्टेट्स जहाँ पे एंशियंट टाइम से हमेशा से वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। हमारे यहाँ पे बाउलीज एग्जिस्ट करती हैं, जोहर्स हो गए, खादिन्स हो गए, इनफैक्ट आप देखोगे वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजस्थान से हैं, उन्होंने अलवर में जो 2 रिवर्स थी उनको रिवाइव किया था, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो इट्स हाई टाइम कि हम इनको रिवाइव करें। वैसे भी सरकार का जल जीवन मिशन हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, ये सब चल ही रहा है, तो इट्स गुड ओनली कि अगर हम इन टेक्निक्स को वापस रिवाइव कर पाए, ठीक है। एक और जो नई चीज ऐड हुई है राजस्थान में वो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसका मतलब है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। इनफैक्ट इंडिया का जो 52nd टाइगर रिजर्व है
वो अभी राजस्थान में आने वाला है, आप मुझे उसका नाम बताने वाले हो। वैसे हम इतने दिन से बात कर रहे हैं अफ्रीकन रीलोकेशन की, अफ्रीकन चीता जो रीलोकेशन है उसकी, तो उसके लिए आप देखोगे राजस्थान की एक साइट चुनी गई थी, उसका नाम आप मुझे बताने वाले हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो न्यूज में चल रही हैं, कुछ हो रही हैं। राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी हो गया, आपको पता है कि हमारे यहाँ से टाइगर मैन ऑफ इंडिया हो जाएंगे, आपके फतेह सिंह राठौर हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग इंडिया यहाँ राजस्थान ने दिए एज फार एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज कंसर्न। चिपकू मूवमेंट हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई हो जाएगा, बिश्नोई का पूरा एनवायरमेंट सस्टेनेबल तरीका रहने का, तो वो सब आप देखोगे यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं लास्ट में। तो टूरिस्ट सेंटर्स पहले भी मेंशन थे, लेकिन सर्किट्स ऐड किए गए हैं, और ये कहाँ से आता है? आपके स्वदेश दर्शन सर्किट स्कीम नहीं थी आपकी राजस्थानी नेशनल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, जहाँ पे वो लोग सर्किट्स बना रहे हैं, जैसे रूरल टूरिज्म सर्किट हो जाएगा, गांधी सर्किट हो जाएगा, आपका कृष्णा सर्किट हो जाएगा, राम सर्किट हो जाएगा, बुद्धिज्म सर्किट हो जाएगा, आपका ट्राइबल सर्किट हो जाएगा, हिल सर्किट हो जाएगा। तो वैसे ही आप देखोगे अगर राजस्थान में कोई सर्किट आ रहा है, कोई साइट से जो किसी सर्किट का हिस्सा है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर हम पॉलिटी की बात करें, ज्यादा मेजर कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप देख लोगे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे एक चीज जो है वो ये है कि आपको जो राजस्थान है, ये आप पहले भी पढ़ते थे इनफैक्ट, और ये पूछा भी गया है पेपर में, ऐसा कुछ नई चीज नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार अलग करके लिखा है। पहले सिर्फ सेल्फ गवर्नेंस करके एक टॉपिक था, अब यहाँ पे लोकल, रूरल, अर्बन तीनों चीजें मेंशन कर दी है, तो आपको तीनों चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो एक खुशी की बात बताए क्या है कि जो 5 ईयर प्लान थे ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सोच के शायद क्वेश्चन पूछ ले, तो वो हटा दिए गए हैं। तो टेक्निकली तो 5 ईयर प्लान पे से क्वेश्चन पूछा जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट ऑन द सेफ साइड में आपसे कहूंगी कि 5 ईयर प्लान पढ़ जरूर लेना, ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग महालन ओबिस प्लान भी बोलते हैं, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था। 10th 5 ईयर प्लान जो था, वहां पे हमने फाइनली एग्रीकल्चर की बात करी थी। जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था, वहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो कुछ मेजर 5 ईयर प्लान है। गरीबी हटाओ वाला 5 ईयर प्लान क्या, चलो ये आप मुझे बताने वाले हो। ठीक है, तो गरीबी हटाओ वाला 5 ईयर प्लान क्या है, ये आप मुझे बताना। तो ऐसे कुछ मेजर जो चीजें हुई है ना, बस वो याद रखना, लेकिन 5 ईयर प्लान को अब डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और खुशी से यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड हुआ है, वो है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इंडेक्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वो आप देख लेना, इसमें इंडिया की रैंकिंग वैसे खराब आई है इस साल, और हम लोग और ज्यादा नीचे चले गए हैं, तो कुछ हमें करना पड़ेगा लोगों की खुशी बढ़ाने के लिए। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में आप देखोगे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कुछ चीजें हटाई गई, जैसे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक आइटम था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, तो वो हटा दिया गया है। पर यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें ऐड हुई है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिफाइन कर दी गई है। तो पहले भी हेल्थ केयर और इन्फेक्शन था, लेकिन उन्होंने डिजीजेस में अब आप देखोगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे आपका कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, नहीं ट्यूबरक्लोसिस नहीं, आपका कैंसर हो जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस आपका डायबिटीज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे ऐड हुई है। जूनोटिक डिजीजेस, जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, सार्स हो गया, मर्स हो गया, इबोला हो गया, जीका हो गया, नीपा वायरस हो गया, तो ये सारी चीजें अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा डिटेल में कि इनके वेक्टर्स कौन होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहे हैं, कहाँ से आप देखोगे इनका नाम ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मेंशन नहीं था, अब आपको RH फैक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि AB पॉजिटिव हो गया, AB हो गया, B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, तो कौन से एंटीजेंस होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो AB पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि जो O ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो उसमें ऐसा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या कॉम्बिनेशन है जिससे वो ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बस एक टेबल बना लेना, तो उसमें आपका याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड चीज ऐड नहीं करिए। ठीक है, बाकी सारा आपका सब कुछ सेम है। सबसे जो मेजर चेंज आया है, जो आई थिंक जिससे बच्चे परेशान हैं, वो है ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाला। तो इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना रेड बॉक्सेस, ये चीजें ऐड हुई हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि मैथ्स का सिलेबस आपका बढ़ गया। तो ये वाला जो आपका पूरा पॉइंट है, वेन डायग्राम हो गया, वाटर इमेजेस हो गया, ये पहले थे। ये एक्चुअली क्या था, ये आपका यहाँ पे बस उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग करके लिखा था, तो उसके अंदर ये चीजें पहले भी आती थी, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि वेन डायग्राम हो गया, वाटर इमेजेस हो गया, मिरर इमेजेस हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे ABC लिखते हैं, तो मिरर में आपको उल्टा दिखता है ना, तभी तो आप देखोगे कि एम्बुलेंस में आप जब देखते हो तो एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा होता है, ताकि जब आप उसको मिरर में देखोगे तो आपको वो एम्बुलेंस नजर आएगा सीधा लिखा हुआ। तो ये ऐसे वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वाटर इमेजेस में क्या होगा, जरा ये मुझे आप बताने वाले हो, वाटर इमेजेस में क्या होगा। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस में क्या होता है, कई बार आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते हो कि ऐसे यहाँ पे कुछ बना रखा है, यहाँ पे डंडा बना रखा है, यहाँ पे ऐसा बना रखा है, और यहाँ पे ऐसा बना रखा है, फिर एक सेकंड कुछ बना देंगे, फिर पूछेंगे कि थर्ड क्या होगा।
तो वो सारी चीजें अब आप इसके अंदर आएंगी। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ, पहले भी थी लेकिन आप जस्ट स्पेसिफाई कर दिए। जो नया चीज ऐड हुआ है वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। कि राम जो था वो नॉर्थ में 4 किलोमीटर चला, फिर उसने वहां से 10 किलोमीटर में फिर उसने वेस्ट मुड़ा, तो वहां से आप देखोगे कि 10 किलोमीटर चला, फिर वो ईस्ट गया, तो ऐसे करके जो फाइनली आप देखोगे वो कौन सी पोजीशन में है ए के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे वाले जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे आता है। ठीक है, अगर हम बेसिक न्यूमरेसी की बात करें तो इसमें आप देखोगे पार्टनरशिप आपका ये ऐड हुआ है। तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि राम और श्याम ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा, राम ने उसमें 25,000 रुपीज लगाए, श्याम ने उसमें 10,000 रुपए लगाए, 5 साल बाद राम ने अपना पैसा निकाल लिया, श्याम ने और 10,000 रुपए डाल दिए, तो 10 साल बाद उन दोनों में से किसको कितना मिलेगा, तो वो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे बोल देंगे सपोज करो कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसके अंदर आपको फेंसिंग करवानी है, तो आपको उसका जो आपको लेंथ और वो दे रखा है सपोज 10 मीटर और 5 मीटर है, तो और पेरीमीटर जो है उसका क्या नहीं, उसकी जो कॉस्टिंग है फेंसिंग की पर किलोमीटर 10 रुपए है, तो टोटल फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है। वैसे कई बार आपसे पूछेंगे कि एक लॉन है उसमें आपको गार्डनिंग करवानी है, तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये सब आप देखोगे ऐड कर दिया, तो इनका पैरामीटर और इनका एरिया। पैरामीटर मतलब होता है इनकी लेंथ और एरिया मतलब लेंथ जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे ये वाले जो पीएनसी ऐड हो चुका है। पीएनसी इज वन टॉपिक जो मुझे पहले बहुत पसंद था लेकिन अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इजी होता है लेकिन मुझे कई बार ऐसे बोर हो जाता है। 2 कॉइन्स उछाले, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 2 बार हेड्स आएगा, तो उसमें आपको एच एच टी 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 एच एच टी बना के फिर आप कैलकुलेट करके बोलते हो भाई 1/4 हो जाएगा। फिर ऐसे 2 डाइस हो जाएंगे, उनको छाल दिया, तो इवन नंबर्स कब आएंगे, ऑड नंबर्स कब आएंगे, सम कब 8 होगा, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, मीन में मीडियन मोड ऐड कर दिया गया है। मीन 3 टाइप का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये सब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब सपोज आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, एक है आपका 10 और दूसरा है 20, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन होता है 10 × 20 का अंडर रूट। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 1/10 + 1/20, तो इसका रेसिप्रोकल। तो ये आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, तो ये आपके ऐड किए गए और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, अगर ऐड किया है तो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। अब सॉरी, मैंने आपको जो बताया था वो प्रोबेबिलिटी था, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर ये आता है कि आपका एक बैग है, उसमें 10 व्हाइट बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है, तो जब आपने सपोज हाथ डाला उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक रेड बॉल आएगा, तो उसमें आप वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हो। वैसे ही अगर आपने लाइन से बच्चे खड़े कर रखे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर आपने सपोज करो कि कोई लेटर है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अगर आपने वर्ड्स को जंबल किया तो जो वर्ड है वो आपके वॉवल से शुरू होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सिलेबस था वो पूरा खत्म होता है। करंट अफेयर्स में कुछ चेंज नहीं है, करंट अफेयर्स में क्या चेंज करेंगे तो ऑलरेडी कितना डायनेमिक है। तो करंट अफेयर्स के बारे में, राजस्थान के, वर्ल्ड के, इंटरनेशनल इश्यूज के, इंडिया अफगानिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, आरसीईपी हो गया, कुछ नहीं हमने बॉडी अगर ज्वाइन करी, जैसे इस बार नाइरोबी कन्वेंशन काफी फेमस चल रहा था, वैसे आप देखोगे हमारा पेरिस कन्वेंशन हो जाएगा, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। कुछ प्लेसेस अगर न्यूज में है जैसे सीरिया हो जाएगा, इसराइल, लेबनान, पैलेस्टीन, इन सब की कुछ प्लेसेस हो जाएंगी, वो अगर कहीं न्यूज में है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो जाएंगे, जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स हो जाएगा, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएंगे, एशियन गेम्स हो जाएंगे, तो ये सब वापस आने वाले हैं क्योंकि कोरोना के वक्त सब बंद हो गया था, लेकिन फिर से वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका काम जो है पढ़ने वाला वो बढ़ जाएगा। ओके, तो आई थिंक इसी के साथ हमारा पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो जो था ऑन आरएएस, कैसे आपको क्लियर करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, तो ये सब हमने यहाँ पे कवर किया है। कोशिश मेरी यही रही है कि मैं आपको डिटेल में एक बार सिलेबस बता दूं। देखो, हमारा जो बैटल होता है वो शुरू होता है जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, नॉट जब हम एग्जाम देते हैं। तो अगर हम सही तरीके से सिलेबस को समझ के पढ़ाई करेंगे ना, तो हमारा जो पढ़ने का नजरिया एक तो वो अच्छे से बैठ पाता है, और दूसरी चीज ये होती है कि आप राइट चीजें पढ़ते हो। रॉन्ग चीजें पढ़ने के क्या मतलब है, ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है और 18 घंटे भी कम पड़ जाते हैं कई बार लोगों को पढ़ने के लिए, तो उसमें अगर आप और चीजें पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इसलिए सिलेबस को जानना, एग्जाम पैटर्न को समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी, मेंस के एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, उनका जब सिलेबस आएगा तो हम वापस से आपके लिए सिमिलर वीडियो लेके आएंगे। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के दौरान। अब फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए शुक्रिया।